नमस्कार, मेरा नाम ब्रिजेश कुमार है। कार्तिकी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। भारत के संवैधानिक विकास के क्रम में हम लोगों ने 8 क्लासेस पहले पढ़ रखी हैं, जिसमें हमने कैबिनेट मिशन 1946 तक चर्चा कर रही है और आज हम लोगों को अंतरिम सरकार 1946 पर चर्चा शुरू करनी है। तो अंतरिम सरकार का गठन होता है। सबसे पहले तो ये बात क्लियर हो गई थी कैबिनेट मिशन के अंतर्गत कि भारत में एक अंतरिम सरकार बनाई जाएगी। अब 24 अगस्त 1946 डेट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 24 अगस्त 1946 को यह घोषणा होती है कि भारत में अब एक अंतरिम सरकार गठित की जाएगी। बात कहां पे थी? कैबिनेट मिशन में थी कि भारत में एक अंतरिम सरकार गठित की जाएगी और इसकी घोषणा कब हो गई? 24 अगस्त 1946 को इसकी घोषणा हो गई कि भारत में ये अंतरिम सरकार गठित की जाएगी। अब ये सरकार होगी कैसी, इसका स्वरूप कैसा होगा, इसमें कौन कौन से लोग शामिल होंगे या इसको किस तरह से चलाया जाएगा, इसको थोड़ा सा समझिएगा। जब 24 अगस्त 1946 को इस बात की घोषणा हो गई, तब 2 सितंबर उसके आगे 2 सितंबर 1946 को एक सरकार बनके तैयार होती है। कितने सदस्यों की? 13 सदस्यीय एक दल तैयार होता है। अब ये अंतरिम सरकार के रूप में जाना जाता है। अब इस 13 सदस्यों में समझिएगा एक बात, एक अध्यक्ष है और बाकी के लोग हैं। जो अध्यक्ष है ये जो उस समय भारत के वायसराय थे, लॉर्ड माउंटबेटन, याद रखिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन को अध्यक्ष बनाया गया और पंडित जवाहरलाल नेहरू को, पीटी नेहरू को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया। अंतरिम सरकार का उपाध्यक्ष बनाया गया। अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन, पंडित जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष। कुल कितने लोग? 13 लोग। कुल कितने लोग? 13 लोग। इतनी बात तय हो चुकी थी। अब इसके बाद में क्या होता है? मुस्लिम लीग जो पाकिस्तान को लेकर के मांग कर रही है, आप ऐसा समझिए देश विभाजन को लेकर के लगातार मांग कर रही है। अब ये मांग और ज्यादा उग्र हो जाती है। अब उग्र होने का मतलब, इसी बीच में एक डेट आती है 16 अगस्त 1946। 16 अगस्त 1946 को जो मुस्लिम लीग है यह भारत में प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाती है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, ये बात आप याद रखिएगा कि मुस्लिम लीग प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाती है। तो मुस्लिम लीग 16 अगस्त 1946 को भारत में प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाती है। इसके बाद भारत में दंगे हो जाना शुरू होते हैं। दंगे शुरू हो जाते बड़े स्तर पर पूरे भारत में। धीरे धीरे करके इन दंगों का जो चीजें हैं धीरे धीरे पूरे भारत में फैलने लगती है। अब जरा एक तरफ समझिएगा, मुस्लिम लीग जो पूरी तरह से विभाजन के लिए एकदम उग्र है, दूसरी तरफ अंतरिम सरकार गठित हो गई। अब अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग ने हिस्सा नहीं लिया। अंतरिम सरकार मुस्लिम लीग का हिस्सा अभी, जो ये मुस्लिम लीग है, अंतरिम सरकार का हिस्सा अभी नहीं बनी। अब लॉर्ड वेवल ने ये बताया मुस्लिम लीग के जनप्रतिनिधियों को, लॉर्ड वेवल ने मुस्लिम लीग के जनप्रतिनिधियों को ये बताया, लॉर्ड वेवल ने मुस्लिम लीग के जनप्रतिनिधियों को यह बताया कि भाई अगर आप बाहर रहेंगे सरकार से और आप उग्रता के साथ में मांग करते रहेंगे पाकिस्तान के लिए या देश विभाजन की जो आप मांग कर रहे हैं, इसको आप करते रहेंगे तो आपकी बात मानेगा कौन? सरकार में जो है वो तो जो भारतीय या आप जो कांग्रेस, आप समझिएगा यहां पर थोड़ा सा, भारतीय यानी कांग्रेस, इस चीज को थोड़ा सा समझते रहिएगा। मुस्लिम लीग यानी देश विभाजन की मांग, ठीक है, पाकिस्तान। अब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जिनके लीडर्स सरकार का हिस्सा बन रहे हैं, आप सरकार का हिस्सा नहीं बन रहे हैं, आप अगर सत्ता में नहीं आएंगे तो अपनी बात को कैसे मनवाएंगे? तो लॉर्ड वेवल मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों को यह बात बताते हैं। ये बात मुस्लिम लीग को बाद में समझ में आ जाती है कि हमें सत्ता यानी सरकार, अंतरिम सरकार में शामिल होना जरूरी है।
ये बात लॉर्ड वेबल मुस्लिम लीग के जनप्रतिनिधियों को बताते हैं कि इनको क्या होना चाहिए, सत्ता में यानी सरकार में शामिल होना चाहिए। अब जो ये अंतरिम सरकार है इसका स्वरूप थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है। अभी 13 सदस्य है, मुस्लिम लीग जब शामिल हो जाएगी तो सदस्यों की संख्या थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो एक बात और इसको समझिएगा, मुस्लिम लीग कैबिनेट में शामिल कब होती है, समझिएगा। मुस्लिम लीग कैबिनेट में 26 अक्टूबर 1946 को, इसी में ये जो सरकार बनाई गई है अंतरिम सरकार, इसमें 26 अक्टूबर 1946 को लॉर्ड वेवर के कहने पर मुस्लिम लीग 26 अक्टूबर 1946 को अंतरिम सरकार में शामिल हो जाती है। अब मुस्लिम लीग के शामिल होने पर क्या क्या चीजें होती हैं, एक बात को मैं समझता हूं। 13 सदस्य पहले थे, मुस्लिम लीग भी शामिल हो गई, तो अब सदस्यों की संख्या हो गई 15। सदस्यों की संख्या कितनी हो गई, 15 हो गई। लेकिन अब इन 13 में जो पहले के सदस्य थे, इनमें से 3 को बाहर किया जाता है। अब बचते 10 और 5 मुस्लिम लीग के सदस्य। मुस्लिम लीग के 5 सदस्य ऐड होते हैं कहां पर, अंतरिम सरकार में, और कुल सरकार में लोगों की संख्या हो जाती है 15। 5 सदस्य मुस्लिम लीग के और बाकी पहले के जो थे। इतनी बात समझ आ गई। तो अब अंतरिम सरकार जिसकी घोषणा 24 अगस्त 1946 को हुई है, गठित होती है 2 सितंबर 1946 को। 26 अक्टूबर 1946 में मुस्लिम लीग भी इसमें शामिल हो जाती है और सदस्यों की संख्या 15 हो जाती है। अब इस अंतरिम सरकार में कौन से व्यक्ति के पास कौन सा पद होता है, इन पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। हमारे पेपर में कई बार पूछ लेता है कि उस समय पर रक्षा मंत्री कौन थे, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। गृह मंत्री कौन थे, वित्त मंत्री कौन थे, विधि मंत्री कौन थे, ये सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो मैं थोड़े से जो मंत्रालय उस समय दिए गए थे उन पर एक बार नजर डाल लेता हूं। चलिए, अब एकदम स्पष्ट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकार के मुखिया, किसके साथ, लॉर्ड माउंटबेटन के साथ, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन अध्यक्ष है, पंडित जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष। इनके अतिरिक्त अगर हम कहें उस समय गृह मंत्रालय किसको दिया जाता है, तो गृह मंत्रालय दिया जाता है वल्लभ भाई पटेल को। वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्रालय दिया जाता है। इसके अतिरिक्त रक्षा मंत्रालय किसको दिया जाता है, रक्षा मंत्रालय बलदेव सिंह को दिया जाता है, बलदेव सिंह। कृषि मंत्रालय राजेंद्र प्रसाद को दिया जाता है, कृषि मंत्रालय राजेंद्र प्रसाद को दिया जाता है। शिक्षा मंत्रालय सी राजगोपालाचारी को दिया जाता है। अब मुस्लिम लीग के भी सदस्य तो इसमें शामिल हुए थे, तो मुस्लिम लीग को एक बहुत महत्वपूर्ण पद दिया जाता है उनके सदस्य को, वित्त मंत्रालय दिया जाता है लियाकत अली खान को। लियाकत अली खान को वित्त मंत्रालय, साथ में एक और पद स्वास्थ्य मंत्रालय किसको दिया जाता है, स्वास्थ्य मंत्रालय किसको दिया जाता है, यह दिया जाता है गजानफर अली खान। गजानफर अली खान। एक नाम और बहुत महत्वपूर्ण है जो विधि मंत्रालय का है, क्योंकि जो विधि मंत्री बनाए गए थे वो पार्टी से मुस्लिम लीग के थे, लेकिन एक कह सकते हैं उनको हिंदू सदस्य थे। विधि मंत्रालय मुस्लिम लीग के सदस्य है, नाम है इनका जोगेंद्रनाथ मंडल। बाद में पाकिस्तान भी चले जाते हैं और फिर कुछ दिन रहने के बाद, कुछ साल रहने के बाद फिर वापस आते हैं। इनकी एक लंबी अलग कहानी है, इन पर हम लोग कभी फिर और चर्चा करेंगे। विधि मंत्रालय किसको दिया जाता है, जोगेंद्रनाथ मंडल को। तो जो हमारी अंतरिम सरकार गठित की गई थी, इसमें कुछ ये प्रमुख मंत्री हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गृह मंत्रालय वल्लभ भाई पटेल को,
रक्षा मंत्रालय बलदेव सिंह को, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, रक्षा मंत्रालय बलदेव सिंह को, कृषि मंत्रालय राजेंद्र प्रसाद को, शिक्षा मंत्रालय सी राजगोपालाचारी को, वित्त मंत्रालय लियाकत अली खां को, स्वास्थ्य मंत्रालय गजानफर अली खां और विधि मंत्रालय जोगेंद्रनाथ मंडल को दिया जाता है। एक और मैं आपको अगर नाम बताना चाहूं इसी में तो आप समझ लीजिए, श्रम मंत्रालय किसको दिया जाता है, श्रम मंत्रालय। भारत के उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं जगजीवन राम, जगजीवन राम, इनको बाबूजी के नाम से भी जानते हैं, इनको बाबूजी के नाम से भी जानते हैं। श्रम मंत्रालय दिया जाता है जगजीवन राम को। आपके लिए क्वेश्चन है, मैंने इसके पहले एक टॉपिक पढ़ाया हुआ है जिसमें समाधियों के नाम बताए हैं, तो बाबू जगजीवन राम की समाधि को किस नाम से जानते हैं, आपको कमेंट में आंसर करके बताना है। इतनी बात समझ आ गई। तो ये अंतरिम सरकार का कुछ ऐसा स्वरूप है, इसके आगे हम लोग अब चर्चा शुरू करते हैं। अब अंतरिम सरकार गठित हो गई, पाकिस्तान के लिए मुस्लिम लीग लगातार मांग कर रही है, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस भी 16 अगस्त को मना लिया, दंगे भी बहुत तेजी से भड़क रहे हैं भारत के अंदर। अब इसी बीच में संविधान सभा का गठन भी शुरू होता है, क्योंकि कैबिनेट मिशन जाते जाते बता गई थी कि भारत में संविधान सभा का स्वरूप कैसा होगा, कितने सदस्य होंगे, कैसे चुने जाएंगे, क्या क्या रहेगा, ये सारी चीजें कैबिनेट मिशन के अंतर्गत हमने पढ़ ली थी। अब इसका गठन होता है, संविधान सभा का गठन इसके साथ ही। ठीक है, चलिए तो अंतरिम सरकार गठित हो गई, स्वरूप कैसा था इसका, पूरी बात आपको क्लियर। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन। एक बात बताइए, भारत में सबसे पहली बार संविधान को लेकर के मांग किसने की थी? भारत में सबसे पहली बार संविधान को लेकर के मांग किसने की? भारत में बाल गंगाधर तिलक ने 1895 नाम है बाल गंगाधर तिलक। किस विधेयक में ये इन्होंने मांग की थी? स्वराज विधेयक, स्वराज विधेयक। सबसे पहली बार भारतीयों के लिए संविधान की मांग बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में स्वराज विधेयक के माध्यम से की थी। इसके बाद में यही बात महात्मा गांधी ने भी 1922 में कही। महात्मा गांधी ने 1922 में कही, गांधी जी ने कहा कि भारतीयों का जो संविधान होना चाहिए, ये गांधी जी का कथन है 1922 का, कि जो भारतीयों का संविधान होना चाहिए वो भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे देश का नागरिक उस पर कोई अपना नियम कानून थोप दे। गांधी जी ने कहा कि जो भारतीयों का संविधान होगा ये भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। ठीक है, अगला 1924 में यह मांग मोतीलाल नेहरू द्वारा भी की जाती है। मोतीलाल नेहरू भी संविधान को लेकर के मांग करते हैं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, भारत के जितने भी उस समय के प्रमुख लीडर हैं ये सब कहीं ना कहीं मांग कर देंगे। लेकिन आपसे जो क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहली बार भारतीयों के संविधान को किसने मांग में रखा था, तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। इतनी बात समझ आ गई। इस विधेयक में, स्वराज विधेयक में ये बात इन्होंने मांग की थी। इतनी बात समझ आई। अच्छा, एक क्वेश्चन अगर मैं और पूछूं कि विश्व में सबसे पहली बार संविधान को लेकर के, विश्व में सबसे पहली बार संविधान को किन देशों ने अपनाया? आपके लिए क्वेश्चन है कि विश्व में पहली बार किन देशों ने संविधान को अपनाया, या अपनाने के लिए किन किन देशों का नाम आता है? इतनी बात समझ आई। चलिए अब इसके आगे हम लोग अपनी संविधान सभा गठन पे कुछ चर्चा कर लेते हैं। कैबिनेट मिशन में एकदम साफ हो गया था कि हमारे संविधान के लिए क्या क्या चीजें होंगी, कैसे निर्वाचित होंगे सदस्य और कैसे कितनी संख्या होगी। तो आप सभी को पता है कितनी संख्या निर्धारित की गई थी संविधान सभा के लिए? 389। अब इस
संविधान सभा के सदस्यों का हमने कहा था उस समय अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से चयन होगा, तो इनका चयन हो जाता है। करीब 210 जगहों पर कांग्रेस अपने प्रत्याशी खड़े करती है और 199 जगहों पर जीत हासिल कर लेती है कांग्रेस, जो संविधान सभा के लिए चुनाव हो रहे हैं उसमें। इनके अतिरिक्त 8 सदस्य जो कांग्रेस के कहीं ना कहीं समर्थन से, या ऐसा समझिए कांग्रेस समर्थित सदस्य है, ऐसे 8 सदस्य और होते हैं। ठीक है, मुस्लिम लीग के भी 73 सदस्य, मुस्लिम लीग के भी 73 सदस्य इसी संविधान सभा के लिए इनका जो है कहीं ना कहीं चुनाव होता है। लेकिन मुस्लिम लीग संविधान सभा के जो चुनाव हुए उसमें तो हिस्सा ली। उसके बाद में जब बैठक करने की बात आई, जब संविधान सभा में आने के लिए इनसे कहा गया, तो इन्होंने कहा कि हम भारत के संविधान, या जब भारत के साथ कोई ऐसा संविधान बनाया जा रहा होगा या उस पर चर्चा की जा रही होगी, तो हम उसमें हिस्सा नहीं लेंगे। तो इतनी बात क्लियर हो गई कि करीब करीब 208 सदस्य कांग्रेस के और 73 सदस्य मुस्लिमों के, ये मुस्लिम लीग के। इतनी बात समझ आ गई। संविधान सभा के गठन में और एक चीज होती है, समझिए। गांधी जी, और एक बात मैं आपको बता दूं, गांधी जी और जिन्ना ये उस समय के ऐसे 2 राष्ट्रीय नेता हैं, गांधी जी और जिन्ना। गांधी जी और जिन्ना ये उस समय के ऐसे 2 राष्ट्रीय नेता हैं जो संविधान सभा का कभी हिस्सा नहीं रहेंगे। ऐसे 2 बड़े राष्ट्रीय नेता हैं, ऐसे 2 बड़े चेहरे हैं जो संविधान सभा का हिस्सा नहीं रहेंगे। इतनी बात समझ आ गई। अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव भी हो गया, मुस्लिम लीग इससे क्या हो गई, बाहर भी हो गई। अब इसके बाद में चीजें क्या होती है, पहला अधिवेशन होता है, प्रथम अधिवेशन। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को होता है। 9 दिसंबर 1946 को होता है। आप इसको थोड़ा सा समझते रहिएगा, नोट भी कर लीजिएगा। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को होता है, जिसमें 207 सदस्य, कितने सदस्य, 207 सदस्य हिस्सा लेते हैं। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन होता है और इस अधिवेशन में 207 सदस्य हिस्सा लेते हैं। इतनी बात समझ आ गई। इसी के साथ साथ में एक और, माउंटबेटन नए गवर्नर जनरल बन के आए होते हैं। अब जब माउंटबेटन नए गवर्नर जनरल बन के आएंगे तो एक नई योजना के तहत आएंगे। उस योजना को हम लोग पढ़ेंगे माउंटबेटन योजना या फिर जून योजना। ठीक है, माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन योजना। लॉर्ड वेबल वायसराय रहते थे इसके पहले। इनकी जगह पे कौन आए, माउंटबेटन आए। इनकी जगह पर माउंटबेटन आए। अब जरा समझिएगा कि भारतीयों के आजादी के लिए अब यहां पर एक चीज बड़ी आसानी से आपको समझ आ जाए कि 20 फरवरी को, मैंने आपको बताया ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है, पिछले क्लासेस में जाइएगा आपको समझ आ जाएगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली 20 फरवरी को इन्होंने एक बयान जारी किया, कहा कि हम भारतीयों को 30 जून से पहले, 30 जून 1948 से पहले, हम भारतीयों को 30 जून 1948 से पहले आजादी दे देंगे। हम भारतीयों को 30 जून 1948 से पहले आजादी दे देंगे। इसी बात के लिए कहीं ना कहीं माउंटबेटन को भारत भेजा जाता है कि आजादी के लिए जो प्रक्रिया है उसको जाकर के आप भारत में क्या करिए और तेज करिए। तो माउंटबेटन आते हैं, कुछ योजना लेकर के आते हैं। उस योजना के अंतर्गत क्या है हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं। डेट याद रखिएगा कि 21 जून यानी 30 जून 1948 तक भारतीयों को आजादी देने की बात 20 फरवरी को क्लेमेंट एटली द्वारा कही गई थी। ठीक है,
अब वेवल की जगह माउंटबेटन आ गए। माउंटबेटन ने आकर के सबसे पहली बात जो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत पॉइंट्स थे उन पर और थोड़ा सा विस्तार किया। एक तरफ संविधान सभा जो लगभग गठित हो चुकी थी, अब इसके साथ साथ या इनका जो गठन का प्रोसेस था ये चल रहा था। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग व्यापक बड़े स्तर पर विरोध कर रही थी। 16 अगस्त प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, दंगे होने शुरू हो गए। इसके बाद में अब माउंटबेटन कुछ चीजें सामने रखते, कहते कि जब देश आजाद हो जाएगा या जो विभाजन की मांग है यहां पर स्वीकार कर लेते हैं कि भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्र बनेंगे। इनमें ये बंगाल और पंजाब, बंगाल और पंजाब के लिए कहा गया कि इनके लोगों में यानी ये कहां जाएंगे, भारत या पाकिस्तान, ऐसा जनमत संग्रह के द्वारा बताया जाएगा कि ये किसका हिस्सा बनेंगे। इसके अतिरिक्त देशी रियासतों को इसके अतिरिक्त देशी रियासतों को ये छूट होगी, देशी रियासतों को ये छूट होगी कि वे स्वेच्छा से चाहे भारतीय संघ ज्वाइन करे और चाहे पाकिस्तान ज्वाइन करे, और ना ज्वाइन करना चाहे अगर किसी को तो स्वतंत्र यानी अपने आप में इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। इन सब कुछ एक बातों को कांग्रेस ने भी मान लिया और मुस्लिम लीग ने भी इन पर हामी भर दी। अब कैबिनेट योजना के अंतर्गत जो ये सारे पॉइंट्स हैं इनको बताया गया। इसके बाद में फिर लास्ट में आता है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ये कुछ एक घटनाक्रम है जिनको मैंने आज अभी आपको बताया। कल की क्लास में हम लोग लास्ट भारत के संवैधानिक विकास में जो भी कुछ अब बचेगा एक ही क्लास में समेट दूंगा। 1947